9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षीपल्ली में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले में पड़ी लाश पर पड़ती है, जिससे कुछ कुत्ते नोचने में लगे हुए थे। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी से कोई भी ऐसा आइडेंटिटी या चीज नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। डेड बॉडी एनालिसिस से इतना तो समझ आ रहा था कि शख्स की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी और उसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुके होंगे। ऐसे कंडीशन में पुलिस पहले पता करती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या ऐसे किसी शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्योंकि बॉडी नाले के किनारे मिली थी, इसलिए जाहिर था कि यह कहीं से बह के आई। इत्तेफाक से पुलिस को पता चलता है कि पास के एरिया के पुलिस स्टेशन में 33 साल के मिसिंग शख्स की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है। उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस फौरन उन्हें अस्पताल ले जाती है और नाले में मिली लाश को दिखाती है, क्योंकि यह लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी के मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की तरह अपने जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई थी, जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसने पूरे कर्नाटका को हिला के रख दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही भयानक थी। रेणुका स्वामी को मार दिया गया था, उसकी जुबान काट ली गई थी और जबड़ा तोड़ दिया गया था। काफी दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया था। काफी सारे घाव और काफी सारे चोट के निशान उसके शरीर से पाया गया। स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाला एक ऐसा 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना कोई कंप्लेंट, ना ही किसी से दुश्मनी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी को क्या दुश्मनी थी। वह इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते उसे किडनैप किया गया हो, क्योंकि यह कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसीलिए मीडिया का भी कवरेज उस केस पर नहीं गया। पुलिस भी उस केस को आम केस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को कामाक्षीपल्ली पुलिस स्टेशन में अचानक से 3 लोग पहुँचते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। पुलिस को बिना हाथ पैर चलाए अब अपराधी मिल चुके थे। तीनों ने बताया कि पैसे के लेन देन के चलते उन्होंने रेणुका स्वामी को मार दिया। केस अब पूरी तरह से क्लोज होने के कगार में आ गई थी, लेकिन तभी इत्तेफाक से उसी थाने में एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो इनको अपराधी के खुद से आकर जुर्म कबूल करने की बात हजम नहीं होती है। वह खुद से इन तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं, कैसे, कब और कहां रेणुका स्वामी को मारा। इन सवालों के जवाब तीनों अलग अलग देते हैं। पुलिस को पता चल चुका था कि यह तीनों झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों, यह पता लगाने के लिए पुलिस ने तीनों की कॉल डिटेल और फोन की लोकेशन पता करने में लग जाती है। पुलिस ने देखा तीनों एक कॉमन आदमी से लगातार बातचीत कर रहे थे। जब उस नंबर की डिटेल निकाली गई तो वह नंबर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार दर्शन का था। पुलिस सोच में पड़ जाती है, आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से इन तीनों का कनेक्शन कैसे था। इस सवाल का जवाब पता करने के लिए उनकी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बीती 48 घंटे में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन का लोकेशन एक ही था। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों को खुद से गुनाह कबूल कर लेना और फिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी पॉइंट से शक की सुई को अलग डायरेक्शन मिल गया था। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार थोड़ी कड़ाई से। उनमें से एक आखिरकार टूट गया और उसने एक ऐसा सच बताया जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, जो सबके सोच के परे था। वेलकम टू द शो, माय नेम इज विकास एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ रेणुका स्वामी। दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने यूँ तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही दर्शन के अपने वाइफ के साथ संबंध बिगड़ने लगे और बिगड़े भी इस कदर की 2011 में दर्शन पर उसके वाइफ विजय लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में फिर से उनकी वाइफ
अपने बैड बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेन फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट करके केस को विड्रॉल कर लिया गया। साल 2022 भरत ने दर्शन पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस को कंप्लेंट की। नवंबर 2023 दर्शन पर उसके पड़ोसी ने पार्किंग को लेकर विवाद के चलते कुत्ते से हमले करवाने के आरोप लगाए, जिसके बाद केस भी फाइल किया गया, लेकिन उस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। दर्शन और उसकी वाइफ विजय लक्ष्मी के टूटते रिश्ते की असली वजह 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर जब फिल्म नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते अपने बेटी के साथ रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाई चांस पवित्रा मिल गई। कुछ रंजिश के चलते पवित्रा को फिल्म नहीं मिल सकी, लेकिन वह दर्शन के काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन का यह वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दर्शन केक कटवाते नजर आ रहे हैं और वह डांस भी कर रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के बीच 2015 से चल रही दर्शन और पवित्रा के अफेयर को हवा दे दी, लेकिन बवाल तब मचा जब विजया लक्ष्मी ने पवित्रा के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर दिया और अगले ही पोस्ट में इसी कैप्शन के साथ अपने पारिवारिक फोटो ताजा की। अब आप यह सोच रहे होंगे कि नाली में मिले रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो सपोर्ट और प्यार फैन से मिलता है वह शायद ही पूरे दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता हो। इसी तरह दर्शन की भी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके बहुत सारे फैंस क्लब हैं। ढेर सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। यही वजह था कि पवित्रा और विजय लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया में लक्ष्मी को बहुत बड़े फैंस की लॉबी ने सपोर्ट किया। फैंस दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को गलत ठहराते थे और पवित्रा को उनके भगवान के परिवार तोड़ने वाली महिला कहते थे, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन ही अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होता है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्ग में रहने वाला 33 साल का यह शख्स उन डाई हार्ट फैंस में था जो ब्लाइंड सपोर्ट करता था, जैसे दर्शन को भगवान की तरह मानता था। सालों से वह दर्शन की सारी मूवी हर कीमत में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी था जो इस रिश्ते के खिलाफ था और उसे लगता था कि जिस भगवान की वह पूजा करता है वह कभी अपने पत्नी और अपने बेटे को धोखा नहीं दे सकता है। वह पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता, उसे गलत ठहराता, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। इत्तेफाक से जून फर्स्ट वीक में रेणुका स्वामी ने पवित्रा के एक पोस्ट पर कमेंट कर उसे पूरी आपत्तिजनक भाषा का यूज किया। पवित्रा ने रिप्लाई में लिखा भी था, टाइम विल आंसर, जिसका मतलब था वक्त जवाब देगा। ये वक्त ही तो था जो बाद में जवाब दिया। यह सब देखकर गुस्सा जब काबू से बाहर हो गया तो वह दर्शन के पास पहुंची। उससे कहा कि देखो कैसे कैसे लोग हमारे रिश्ते को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पवित्रा के बार बार प्रयोग करने पर दर्शन ने उसे एश्योर किया कि वह उसे लेकर कुछ करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि दर्शन के कहने पर उसके एम्प्लॉय ने इंस्टा पर पवित्रा के नाम पर फेक अकाउंट बना के रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी कुछ समझ नहीं पाया, वह चैट करता चला गया और बात ही बात में उसने अपना घर का एड्रेस और काम करने का पता भी बता दिया। फिर क्या, अगली सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि वह उसे दर्शन से मिलवाएगा और उससे मिलकर सोशल मीडिया पर पवित्रा पर किए गए अपने कमेंट को लेकर माफी मांगनी हो। स्वामी को अंदाजा भी नहीं था कि माफी की आड़ में उसके लिए जाल बिछाया गया है। यह फेक अकाउंट राघवेंद्र चला रहा था, जो दर्शन के फैंस क्लब का प्रेसिडेंट भी था। उसे स्वामी को किडनैप कर बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया गया और साथ ही इस काम के बदले उसे 30 लाख रुपए दिया गया। राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बेंगलुरु के RR नगर में लोकेटेड एक कंपाउंड में लेकर आते हैं और वहीं शुरू होता है हैवानियत का असली खेल। स्वामी को बांध दिया जाता है। पूरे दिन स्वामी को मारपीट की जाती है। तभी देर शाम वहाँ दर्शन अपने साथियों के साथ पहुँचता है। बुरी हालत में स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जगती है कि जैसे दर्शन अपनी मूवी में आम आदमी के लिए दुश्मन से लड़ जाते हैं, यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना कि फिल्म और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है और यह अंतर स्वामी की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था कि दर्शन उसे वहाँ बचाने नहीं बल्कि
उसे ऐसे गहरे जख्म देने आया था जिसकी स्वामी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा था उसने हैवान बनकर उसे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट से यह साबित हो रहा था कि रेणुका स्वामी का मौत शॉक और हेमरेज के कारण हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब रेणुका स्वामी को टॉर्चर किया जा रहा था तो उस वक्त वहाँ पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरे दिन टॉर्चर की वजह से रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। स्वामी की साल भर पहले ही शादी हुई थी और दोनों इस साल के एंड तक पेरेंट भी बनने वाले थे। उसकी वाइफ सहाना लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे खबर भी नहीं थी कि अब वह अपने हस्बैंड को कभी देख नहीं पाएगी। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षपल्ली के नाले में फेंक देता है और फिर उसके बाद जो हुआ वह आपको पता ही है कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड को लाश मिलती है। फिर वह 3 अपराधी अपने जुर्म कबूल करने आते हैं जिससे यह सारा केस खुल जाता है क्योंकि तीनों आदमी दर्शन के कहने पे सारा जुर्म अपने ऊपर लेने गए थे और इस काम के बदले उन्हें 30-30 लाख रुपए दिए गए थे। दर्शन अपना प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। अगर यह 3 अपराधी पुलिस स्टेशन न जाते तो अपराधी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। इस केस का खुलासा करने में रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरा का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वारदात में किए गए 2 गाड़ी जो कि दर्शन के थे उसका नंबर प्लेट व कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस गाड़ी से लाश को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर का नाम रवि था। वह रवि पुलिस के सामने सरेंडर करता है और पुलिस को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे स्वामी को टॉर्चर किया गया था। पुलिस राघवेंद्र के घर में छापा मारती है और उसके घर से 30 लाख रुपए बरामद करती है जो उसे दर्शन ने दिए थे। यह केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है कुछ नए नए खुलासे आगे आते जा रहे हैं। यह केस हमें मैसेज देता है कि हमें अपने आइडियल को और अपने आदर्शों को सोच समझकर चुनना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखाया जा रहा हो वही सच, उसकी एक दूसरी पहलू भी हो सकती है। इस केस में हमने देखा कि कैसे फिल्म में आम लोगों को बचाने वाला सुपरस्टार कैसे एक रियल जिंदगी में हैवान बनकर एक मासूम की जान ले लेता है। हमें अपने आइडियल को काफी सोच विचार और काफी समझ के बाद डिसाइड करनी चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।